Hello students, welcome to Education Delight. My name is Shadab Manpuri and from today onwards we are going to start covering the syllabus of IIT JEE Mains plus advanced examination along with NEET and class 11th and class 12th examination for year 2027. तो बेसिकली हमारा ये जो चैनल है वो डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 10th से अब क्लास 11th में मूव करने वाले हैं और उनका प्लान है कि वो क्लास 11th में साइंस मैथमेटिक्स या साइंस बायोलॉजी लेकर अपने डॉक्टर या इंजीनियर बनने के ड्रीम को पूरा कर सकें। तो हम उन्हीं के लिए इस पर फोकस करने वाले हैं। तो आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक होने वाला है वो है सिलेबस डिस्कशन फॉर फिजिक्स। तो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के सिलेबस का हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे पहले हम क्लास 11th के सिलेबस की डिस्कशन करते हैं फिजिक्स के लिए। तो हमको जनरली पढ़ना है यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको फिजिक्स के अंदर मैथ्स यूज करने में आता है उसके अराउंड डील करेगा। इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और सारी चीजें इंक्लूड होने वाली जिसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही आपका काइनेमेटिक्स, लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ये सारे चैप्टर्स यहाँ पर जो कि आपको दिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये सारे चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। साथ ही क्लास 12th की अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये सारी चीजें भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस तो आपको शायद वेबसाइट पर या आपकी स्कूल की जो बुक्स है उसके अंदर भी आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स के अंदर कितनी ब्रांचेस है और हम सिलेबस को किस तरह से डिवाइड करते हैं क्लास 11th और क्लास 12th में। तो सबसे पहली चीज कि फिजिक्स जो है एक ऐसा साइंस है जो कि नेचर में होने वाले फिनोमेना के साथ डील करता है। और यहाँ पर फिजिक्स के अंदर हमारे पास बेसिकली 5 ब्रांचेस होती है। सबसे पहली ब्रांच है जिसका नाम है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप उन फिनोमेना की स्टडी करते हो जिनको आप आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो और अपनी सेंसेस से महसूस कर सकते हो, जिसमें बेसिकली आपके क्लास 11th का आधे से ऊपर सिलेबस बेस्ड होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को अगर हम छोड़ दें तो साथ साथ इसमें काइनेमेटिक्स, लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे मैकेनिक्स में आते हैं अलॉन्ग विथ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और ये वेव्स एंड ऑसिलेशन वाला जो चैप्टर ये भी सारा का सारा किसमें आता है, ये भी मैकेनिक्स के अंदर आता है। साथ ही अगर हम बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, तो ये सारे चैप्टर्स जो है वो एक सेकंड ब्रांच के अंदर आते हैं जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ हीट करते हैं। तो फिजिक्स की फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स और सेकंड ब्रांच है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स या आप कह लो कि थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हमारे पास यहाँ पर 3 चैप्टर्स होने वाले हैं। एक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 12th में। तो क्लास 12th में आपकी फिजिक्स की 3 मेजर ब्रांचेस, जिसमें से सबसे पहली ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरी ब्रांच है ऑप्टिक्स और तीसरी ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स, उसके ऊपर डील करने वाले हैं। तो क्लास 12th के जो शुरू के 8 चैप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लगाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक के, ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आते हैं। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर्स जो है ये ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइट की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो स्टडी ऑफ चार्ज होता है, स्टडी ऑफ करंट होता है, वोल्टेज वगैरह के बारे में हम स्टडी करते हैं। और ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट की स्टडी करते हैं, लाइट किस तरह से बिहेव करता है उसके बारे में हम 2 चैप्टर्स के अंदर डील करते हैं। और लास्ट जो आपके 4 चैप्टर्स होते हैं ड्यूअल नेचर से लगाकर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स तक के, ये सारे के सारे आपके मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स या आप कह लो इसको कि क्लासिकल मैकेनिक्स, ये जो है एटॉमिक लेवल पर या माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के ऊपर डील करता है, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनके ऊपर ये डील करता है। ठीक है, अब आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर। और बेसिक मैथमेटिक्स में भी हम आज फोकस करने वाला है ट्रिग्नोमेट्री को। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं वो किन किन चीजों के साथ डील करता है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है इसके बारे में हम आगे चलकर अभी डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के अंदर हम कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलस जो है
ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, और इसके साथ साथ एक टॉपिक और होता है जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास लॉगरिथम, छोटे मोटे जो फॉर्मूलाज होते हैं लॉगरिथम के, उनका यूज होता है, उनको कैसे अप्लाई करना ये सीखेंगे। ग्राफ जो है किस तरह से बनाए जाते हैं, कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन उसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा, लॉगरिथमिक ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनेगा, ये सारे तरह के ग्राफ हम यहाँ पर सीखेंगे। मेंसुरेशन का कुछ फॉर्मूला जो कि आपने क्लास 10th में एरिया और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ मतलब फॉर्मूलाज पढ़े, उनका भी हम यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन इसके बारे में इन डेप्थ हम स्टडी नहीं करने वाले। और इक्वेशन सॉल्व करके आपको आना चाहिए। अगर मान लो आपके पास दो वेरिएबल में इक्वेशन है और दो से ज्यादा वेरिएबल्स में, 3 या 4 वेरिएबल्स में इक्वेशन है, तो वो भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। खास करके यहाँ पर हम 2 और 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत डील करेंगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस का थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में चूंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल पर डील करने वाले, तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, और हम किसी एक एंगल को असाइन कर लेते हैं। सपोज करो कि मैंने इस एंगल को असाइन किया, और इस एंगल का नाम मैंने कह दिया थीटा। क्या नाम कह दिया बेटा? थीटा। ठीक है, तो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड को, हम परपेंडिकुलर कहेंगे। इस एंगल के ठीक साथ वाली साइड को हम कहेंगे बेस, और जो सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। तो इस एंगल के सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इस एंगल के साथ वाली साइड को हम कहते हैं बेस, और इस एंगल के बिल्कुल जो लार्जेस्ट साइड है, जो इस एंगल के साथ ही बनती, बेस के साथ जो साइड है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम इन 3 चीजों के साथ तो डील करेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ, टेन थीटा हुआ। ये चीजें हैं क्या? तो बेसिकली इन तीनों साइड्स में से किन्हीं 2 साइड्स का आपस में जब हम रेशियो देखते हैं, तो वो होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। उस टर्म को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमारे पास 6 तरह के होने वाले हैं। एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है टेंजेंट, फिर इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, तो हम इनको सीखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम रेशियो लेने वाले हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को हम कहते हैं साइन। अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लेने वाले हैं, तो इस रेशियो को हम कहते हैं कोसाइन। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेने वाले हैं, तो इस रेशियो को हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक इसी तरह से अगर इनका रेसिप्रोकल, अगर मैं इनको पलटा दूं, यानी कि हाइपोटेन्यूस न्यूमरेटर में और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में लिख दूं, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो इस रेशियो को हम साइन का रेसिप्रोकल कहते हैं, और साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेकेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस की, तो हाइपोटेन्यूस और बेस की जो रेशियो को, वो कोसाइन का रेसिप्रोकल होगा, उसको हम सेकेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंड कहेंगे। और इसी तरह से टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल होगा, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, इसको हम कहेंगे कोटेंजेंट। क्या कहेंगे? कोटेंजेंट। तो ये हमने पूरा का पूरा फॉर्म लिखा है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के रेशियो को साइन कहा जाता है, बेस और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को कोसाइन कहा जाता है, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम टेंजेंट कहते हैं। इसी तरह से हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के रेशियो को हम कोसेकेंट कहते हैं, हाइपोटेन्यूस और बेस के रेशियो को हम सेकेंड कहते हैं, और बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को हम कोटेंजेंट कहते हैं। अब ये जो टर्म है,
हमने ये जो लिखे हैं इसमें जो साइड होती है ना वो हम असाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल। अगर एंगल हम चेंज कर दें तो यहाँ पर साइड की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, साइड का नाम भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एंगल को थीटा ना मान लूं, इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं तो फिर जो आपका बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इनके शॉर्ट फॉर्म में इनको कैसे लिखते हैं, तो जनरली इनको लिखा जाता है साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा के बारे में हमने आपको पता है क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से कॉस थीटा, कोसाइन को कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा बेटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं टेंजेंट की तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है कोसेक, तो कोसेक थीटा जो होता है बेटा वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है वो सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा जो हो जाएगा बेटा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। और इस तरह से tan का जो रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा कोटेंजेंट, जिसको कॉट थीटा लिखते हैं, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब चूंकि हमने यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखा तो इनको याद करने के लिए हमको 6 टर्म्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को भी आपको सीखना होता है। तो जनरली इस ट्रिक का नाम है कि पापा बीड़ी पियोगे, और बच्चे का रिस्पॉन्स है क्योंकि पापा बीड़ी पियोगे, तो उसके पापा को बीड़ी की लत है तो वो कहते हैं हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड एज साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड एज कॉस थीटा। इसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा tan थीटा। और जब हम इस टर्म को रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे, जब इस टर्म को रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे हाँ हाँ बेटा पापा बीड़ी पियोगे, तो इस केस में हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा कॉसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये हो जाएगा सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉस। ठीक है, फर्स्ट वाला टर्म किसके लिए था हमारा, ये था साइन के लिए। बीच वाला टर्म किसके लिए था, कॉस के लिए। थर्ड वाला टर्म किसके लिए था, टेन के लिए। इसी तरह देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला टर्म किसके लिए था, कॉसेक के लिए। सेकंड वाला टर्म किसके लिए था, सेक के लिए। और लास्ट वाला टर्म किसके लिए था, कॉट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको याद भी रख सकते हैं। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है। यहां से हम एक चीज डिराइव कर सकते हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब साइन थीटा जो है वो 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा होगा, या फिर 1 या फिर कॉसेक थीटा जो है वो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा होगा। सिमिलरली सेक थीटा जो है वो 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होगा, या कॉस थीटा जो है वो 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा होगा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। इसी तरह से tan थीटा जो है वो 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा होगा। और यहाँ पर इसी को हम एक रिलेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं कि कॉट थीटा और tan थीटा का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो tan थीटा इनटू कॉट थीटा ये हो जाता है 1 के इक्वल। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। जो हमारे ये 6 बेसिक फॉर्मूलाज है इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स थे। अब इसके बाद में हम कुछ इसके अंदर फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले जो कि आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो जनरली हमको पता है कि जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक थ्योरम यूज की जाती है, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम पीजीटी से स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट यह है कि जो लार्जेस्ट साइड है या लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर जो है वो रेस्ट दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमारी लॉन्गेस्ट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी थ्योरम की बात कर रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस थ्योरम की। और पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके स्क्वायर का जो वैल्यू है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होने वाला है। दैट मींस कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम इसको पलटा कर भी लिख सकते हैं, दैट मींस कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का
स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अब यहीं से हम कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले हैं, फॉर्मूलाज को कैसे डिराइव करने वाले हैं आइए सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करके। फॉर एग्जाम्पल इन दिस इक्वेशन को हमने कह दिया कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो जब हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस, देखो ये यहाँ पर सेकंड टर्म क्या था, बी स्क्वायर बेस स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट वाला टर्म क्या है, एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर हो जाएगा ना इस तरह से। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर देंगे, एक सिंगल टर्म में लिखकर स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का भी हम सिंगल टर्म में लिख के स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर ये टर्म कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो p बाय h क्या था बेटा आपका sin थीटा, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह से बेस बाय हाइपोटेन्यूज को हम लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर sin और cos के जो टर्म्स है उसमें स्क्वायर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के ऊपर लगाते हैं ना कि एंगल के ऊपर, क्योंकि एंगल जो है वो फिक्स होता है, एंगल यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या होगा, इस क्वांटिटी का स्क्वायर चेंज होगा, मतलब फॉर एग्जांपल दिस साइड इज 2 तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना, लेकिन ये जो एंगल ये तो सेम ही रहेगा ना, इसके ऊपर अगर स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर तो इस साइड का बनेगा ना कि इस एंगल का बनेगा। ठीक है, तो एंगल जो यहाँ पर फिक्स होने वाला है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इस पूरी वैल्यू की जो कैलकुलेशन होगी किसके इक्वल होगी बेटा, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बजाय हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर था, यहाँ पर भी मैंने पी स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पर भी पी स्क्वायर से डिवाइड किया। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने पी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो मुझे पता चलता है कि ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गया 1। अब देखो यहाँ पर बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर आपका कौन सा टर्म है बेटा, cot थीटा, तो ये cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कौन सा टर्म है आपका, cosec थीटा, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको एक टर्म और याद रखना है कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। ये सेकंड फॉर्मूला आपका बन गया, और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखो एक बार हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, एक बार हमने परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड किया, और एक बार हम डिवाइड कर लेते हैं बेस स्क्वायर से। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय बी स्क्वायर, तो अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें तो क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बेस स्क्वायर से डिवाइड करें, मतलब बी स्क्वायर से डिवाइड करें, तो बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया आपका। अब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं tan थीटा, इस चीज को हम क्या कहते हैं, tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कैंसिल होकर क्या हो गया, 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, h बाय b, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस sec थीटा। तो इसको हम क्या कहेंगे, sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन कर लीजिए, इस डेरिवेशन को भी आप सीख लीजिए, और इसके बाद हम इसको इरेज करने वाले हैं। तो इन फॉर्मूलाज को सीखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहता है वो ये रहता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाएं और उसको कैसे लर्न करें। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पर पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होगी उसके बारे में बात करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कहीं पर कि भाई साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, तो 45 डिग्री के एंगल पर साइन क्या होगा, या 60 के एंगल पर कॉस की वैल्यू क्या होगी। तो हमको ये सारी चीजें सीखने के लिए एक टेबल याद करनी होती है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते हैं। तो कुछ स्पेशल एंगल, हर एंगल के लिए नहीं लेकिन कुछ एंगल्स जैसे कि 0, 30, 45, 60 और इसके बाद में आता है 90 डिग्री। तो 0 से लेकर 90 तक के कुछ
5 ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको आपको याद करना होते हैं, ठीक है। तो अब हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। किसको सीखने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले लिख लेना है कि साइन, कॉस और टेन। यहां पर एंगल्स आप लिखोगे तो एंगल्स आप 0 से लेकर 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इस तरह से आप एंगल्स डाल दोगे, ठीक है। अब इसके बाद में पहले तो हम ये शुरू के 3 टर्म्स को सीखेंगे और इन 3 टर्म्स को सीखने के बाद बाकी के 3 टर्म्स भी सीखेंगे। सबसे पहला टर्म जो है हमारे पास वो क्या है? साइन थीटा। तो आप चाहो तो इस पूरी टेबल में फर्स्ट वाली रो को याद कर सकते हो। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और लास्ट में जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब इसको याद करने का एक और तरीका भी है। आप क्या करो कि स्क्वायर रूट लिखो 5 बार, ऐसे 5 बार हम स्क्वायर रूट लिखे, ठीक है। और इस स्क्वायर रूट को लिखने के बाद सभी के डिवाइड में आप 4 लिख दो, 4 से डिवाइड कर दो, हर स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट 4 से डिवाइड कर दो, इस तरह से, है ना। अब न्यूमरेटर में आप 0 से लेकर 4 तक के वैल्यूज पुट कर दो, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो जब 0 में 4 से डिवाइड करते हो तो 0 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 0 होता है। तो फर्स्ट में जब आप 0 डिवाइड बाय 4, ये 0 की वैल्यू है, मतलब ये साइन 0 की वैल्यू है, तो 0 डिवाइड बाय 4 कितना हुआ? 0 हुआ। ठीक इसी तरह जब 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो साइन 30 पर कितना हो जाएगा बेटा? 1 डिवाइडेड बाय 2। अब जब हम इस थर्ड वाले टर्म की बात करते हैं जो कि 45 डिग्री के लिए है, तो यहाँ पर 2 से 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स में, तो 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 और स्क्वायर रूट 2 को हम स्क्वायर रूट 2 ही लिखेंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू तो स्क्वायर रूट 3 रहेगी और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? सिंपल 2 हो जाएगा। और जब हम 4 से 4 को कट करते हैं तो फाइनली अपने पास 1 बचता है और 1 की स्क्वायर रूट जो है वो क्या होती है? 1 होती है। ये हमने निकाला साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पर साइन से कॉस को निकालना चाहूँ ना तो इसी को हम रिवर्स में लिख देंगे, मतलब 1 से लेकर रिवर्स में लिख देंगे। तो 1 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 बाई स्क्वायर रूट 2, 1 बाई 2 एंड देन 0। तो ये हो गया हमारा cos थीटा वाला टर्म। अब हम थोड़ा सा आगे भी सोचते हैं tan थीटा को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो हमने आपको बताया देखो कि sin थीटा जो है वो क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। और इसी तरह से cos थीटा जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा जो है, tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। अगर हम साइन और कॉस दोनों को डिवाइड कर लें तो आपको पता चलेगा कि हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल होता है और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस बनता है। दैट मींस कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, इस टर्म को हम क्या कह सकते हैं? इस टर्म को हम tan थीटा कह सकते हैं। तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो हम sin की वैल्यू में cos की वैल्यू से जब डिवाइड करते हैं तो हमको tan थीटा की वैल्यू मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं tan 0 की, तो tan 0 में 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इस वाले टर्म की, 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसके डिवाइड में स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से चेक कर सकते हो। 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसके डिवाइड में कितना? स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ठीक इसी तरह से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट 3 बचेगा और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 1 के डिवाइड में 0, मतलब ये कहां तक के जाएगा बेटा? ये इंफिनिटी तक, क्योंकि 0 किसी के भी डिवाइड में आ जाता है तो वो इंफिनिटी तक के जाता है, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी। तो ये आपको क्लियर हुआ? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की 0 से लेकर 90 तक की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो हमने यहाँ पर निकाल ली। इसके बाद आपके पास जो टर्म्स है वो इन्हीं के रेसिप्रोकल्स है, मतलब इनको आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देना है। तो आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स की भी वैल्यूज आ जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको निकालना सिखाते हैं कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? कॉसेक होता है ना। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हम निकालना सिखाते हैं। तो कॉसेक थीटा की जब आपको वैल्यू निकालना है तो 0 है, 0 की डिवाइड में कुछ भी नहीं, मतलब 1 होगा, है ना। अगर 1 डिवाइडेड बाय 0 तो क्या हो जाएगा बेटा? ये इंफिनिटी हो जाएगा। रेसिप्रोकेट कर रहे हैं ना। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय साइन। इसका जस्ट ऑपोजिट, ये अगर मान लो कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक इसी तरह से 2
1 डिवाइडेड बाय 2 का क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, जिसको हम 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1, जिसको हम स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी cos थीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो होगा वो sec थीटा होगा। sec थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, cosec की टेबल को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। तो 1 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 2 एंड देन इंफिनिटी। और अगर हमें tan की वैल्यू लिखना हो, tan की वैल्यू लिखना हो तो tan थीटा के लिए हम क्या करते हैं कि सॉरी cot थीटा की वैल्यू निकालना, सॉरी माय मिस्टेक। अगर मुझे cot थीटा की वैल्यू लिखना हो, अगर मुझे cot थीटा की वैल्यू निकालना हो तो मैं tan की वैल्यू को क्या कर दूंगा, रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगा। तो इंफिनिटी स्टार्ट करूंगा, इंफिनिटी स्क्वायर रूट 3 1 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 एंड 0। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन के आती है, जो कि 0 से लेकर 90 तक के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 0 से लेकर 90 तक के जो एंगल्स हैं उन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को बताती है। अब इसको याद करने का तरीका जो हमने आपको सिखाया उसको मैं एक बार शॉर्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो। तो साइन थीटा तो आपको इस तरह से निकालना है, साइन थीटा तो आपको किस तरह से निकालना है कि 0 के डिवाइड में 4, 1 के डिवाइड में 4, 2 के डिवाइड में 4, 3 के डिवाइड में 4 और 4 के डिवाइड में 4, और सभी का क्या कर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इससे 0 30 45 60 और 90 तक की साइन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर cos थीटा के लिए क्या करना है, साइन की टेबल को रिवर्स करके लिख देना है। cot के लिए क्या करना है, साइन और cos को आपस में डिवाइड कर लेना है। कॉसेक के लिए क्या करना है, साइन को रेसिप्रोकेट करके यानी कि रेसिप्रोकल करके लिख देना है। तो साथ ही आपका जो कॉसेक का टेबल बनेगा उसको जब आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो उससे क्या मिल जाएगा, आपको sec थीटा मिल जाएगा। और इसी तरह से आप tan की वैल्यू जब निकालोगे तो tan cot की वैल्यू निकालोगे तो tan वाली टेबल को आपको रिवर्स करके लिख देना है। तो ये आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे।